जो बेटा अपन पढ़ते हैं लास्ट ये फाइनल टॉपिक, ये एनसीईआरटी बेस्ड टॉपिक है, ठीक है। तो इसको यहीं पे सल्टाने की कोशिश करेंगे और पूरा समझने की कोशिश करेंगे। फर्जी सा लो है, वैसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लो नहीं है, बट इसको ध्यान से समझो ना कि लो क्या है। तो देखो पहला लो है लो ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में अपन सबसे पहला लो पढ़ते हैं, लो ऑफ मास कंजर्वेशन। क्या है बेटा? मास है या मास कॉम्बिनेशन, एक ही बात है। इसको लेवोसियर ने दिया था। किसने दिया था बेटा? लेवोसियर। तो सबसे पहले मास के लो को पढ़ते हैं कि लो क्या है, क्लियर है। तो सबसे पहले ये लो कहता है कि मास ना तो जनरेट किया जा सकता है ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, बस एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है, लेकिन ना तो मास का जनरेट हो सकता है ना डिस्ट्रॉय। किसी रिएक्शन में ना मास जनरेट होगा ना डिस्ट्रॉय। अगर वो रिएक्शन ये हो गई, कौन सी रिएक्शन? रेडियो एक्टिव रिएक्शन। कौन सी हो गई? जो रेडियो एक्टिव रिएक्शन, जो न्यूक्लियर रिएक्शंस होती है, उनमें मास डिस्ट्रॉय हो जाता है, केमिकल रिएक्शंस में नहीं होता। किन में नहीं होता? कि सर न्यूक्लियर रिएक्शन कौन सी है? न्यूक्लियर बॉम्ब वाली रिएक्शन होती है। न्यूक्लियर बॉम्ब में क्या होता है? मास होता है, जो कि किस में कन्वर्ट होता है? एनर्जी में। किस में कन्वर्ट होता है? उनमें तो मास खत्म हो जाता है, लेकिन बाकी किसी रिएक्शन में मास खत्म नहीं होता। कि सर क्या बात कर रहे हो, मैं लकड़ी जलाऊंगा तो मास तो खत्म हो गया, वो तो जल गई नहीं, उतने ही मास का राख बच जाएगी और बचा हुआ अमाउंट किसमें चला जाएगा? CO2 और H2O में। अमाउंट कहीं नहीं गया, अमाउंट उतना ही, अमाउंट उतना ही। अरे बोलो। तो अपन इस श्लोक को क्या पढ़ेंगे बेटा? According to this law, mass can neither be created nor be destroyed by any chemical reaction. केमिकल रिएक्शन बोलिए, किसमें बोलिए? अब अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं बेटा कि अगर इनिशियली रिएक्टेंट का जितना मास था, अगर आपके पास इनिशियली 20 ग्राम था, कितना था बेटा? तो फाइनल अगर आपने 20 ग्राम रिएक्शन में यूज किया है, तो 20 ग्राम में से जितना अमाउंट प्रोडक्ट में जाना था वो तो प्रोडक्ट में चला गया। कितना चला गया? प्रोडक्ट में। और बचा हुआ रिएक्टेंट बचा हुआ, इसका सम कितना होगा? 20। कितना होगा? 20। तुमने क्या किया कि बेटा रोटी भर ली थाली में 2 किलो, कितनी भर ली? और चरने बैठ गए, 1.5 किलो रोटी चर ली। तुमने कहा आधा किलो ही बची, नहीं, तुमने जो चर ली प्लस बची हुई रोटी अब भी कितनी रहेगी? 2 किलो। कितनी रहेगी? अरे बोलो। तो सेम कहानी है कि रिएक्शन ने किया, मान लो 20 ग्राम ने किया, 18 ग्राम प्रोडक्ट में चलेगी। किसमें चलेगी? तो 2 ग्राम आपकी क्या रहेगी? प्रोडक्ट रिएक्टेंट में रहेगी। किसमें रहेगी? मतलब 2 ग्राम प्रोडक्ट में गया ही। और अगर मान लो पूरा प्रोडक्ट में चला गया तो प्रोडक्ट कितना है? 20 ग्राम। मास कहीं जाने वाला, तो जितना मास रिएक्शन का यूज करोगे वो क्या होगा? प्रोडक्ट का बना अमाउंट प्लस रिएक्टेंट का बचे अमाउंट के सम के बराबर होगा। सम के, जैसे अपन एक क्वेश्चन करें उसको समझने के लिए, जैसे मैंने कहा कि 2 मोल अमोनिया रिएक्ट करके बनाती है N2 प्लस 3H2। 2 मोल अमोनिया रिएक्शन करके क्या बनाती है? N2 प्लस 3H2। मैंने तुम्हें कहा कि रिएक्शन में अमोनिया के 10 मोल थे। कितने थे बेटा? 10 मोल। कुछ टाइम बाद में रिएक्शन के 4 मोल बचे। कितने मोल बचे? तो आपको बड़ा पता है कितने अमाउंट चला गया? 6। अगर इसके 6 चले गए तो N2 कितना बनेगा? 3। H2 कितना बनेगा? 3 मोल, सॉरी 9 मोल। कितना बनेगा? अरे बोलो। तो मुझे एक बात बताओ, इनिशियली वेट कितना था? तो आपने कहा इनिशियली मैंने अमोनिया लिया 10 मोल। कितना लिया? और अमोनिया अगर 10 मोल लिया तो अमोनिया का मोलर मास कितना है? 17। तो इसका मतलब आपने इनिशियली 170 ग्राम लिया था। कितना लिया था? अब आपने क्या क्या किया कि सर रिएक्शन होने के बाद अमोनिया 4 मोल बच गया। 4 मोल है, 4 मोल बच गया, तो इसका मतलब कितना वजन बच गया? 68 ग्राम। कितना बच गया? फिर आप कहते हो 3 मोल नाइट्रोजन बन गया। 3 मोल है, और नाइट्रोजन का मोलर मास कितना होता है? 28। कितना होता है? 28 इंटू 3 कर दिया, कितना अमाउंट बन गया? 84 ग्राम। अरे बोलो। आप कहते हो 9 मोल हाइड्रोजन बन गया। 9 मोल है, हाइड्रोजन का मोलर मास कितना? 2। कितना हुआ? 18। तो रिएक्टेंट का बचा अमाउंट प्रोडक्ट का बना अमाउंट का सम कितना आना है? 170। कितना आना है? क्या समझ में आया क्या? अभी मैं बस लॉ पढ़ा रहा हूँ, अभी इनके क्वेश्चन भी कराऊंगा। क्या कराऊंगा? क्वेश्चन। क्या बात समझ में आई बेटा? अरे बोलो। अब इस लॉ का ड्रॉबैक क्या है कि रेडियो एक्टिव रिएक्शन में मास कंजर्व नहीं रहता। अरे बोलो। क्या समझ में आया बेटा लॉ सबको? अरे बोलो, किसी को कोई दिक्कत है इस लॉ में? पक्का? देख लो एक बार सब लोग। चलो जी आगे बढ़ते हैं। ये तो एकदम ही फर्जी लो है, एकदम ही क्या है? फर्जी लो। जैसे तुम फर्जी, ये लो भी फर्जी। ये लो क्या कहता है कि लॉ ऑफ डिफाइंड प्रोपोर्शन, डेफिनेट प्रोपोर्शन लो क्या कहता है बेटा? ये दिया था प्राउस ने। किसने दिया था? प्राउस ने। ये कहता है कि आप किसी चीज को कैसे ही बना लो, अगर मुझे CO2 बनानी है, क्या बनानी है? चाहे मैं किसी भी तरीके से बना लूं, किसी भी तरीके से। जैसे मैंने एक बार CO2 बनाई कार्बन को जला के, और एक बार बनाई मैंने कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करके, कैल्शियम कार्बोनेट को, तो दोनों बार CO2 बनाई। अरे बोलो। तो पहले बार जो CO2 बनाई उसमें कार्बन कितना है? 12। ऑक्सीजन कितना है? 32।
दूसरी बार भी बनाऊंगा तब भी कार्बन कितना रहेगा 12, ऑक्सीजन कितना रहेगा 32। इनके मास का रेशियो बदलने वाला। तो अगर कोई केमिकल आपके पास जैसे CO2 है, इसको आपने किसी भी मेथड से बनाया हो, तो कार्बन और ऑक्सीजन का जो वेट का रेशियो बदलने वाला। अरे बोलो आगे बात में। जैसे मैंने बनाया आपके सामने H3PO4, क्या बनाया? तो मैंने किसी भी मेथड से बनाया हो, हाइड्रोजन फॉस्फोरस फॉस्फोरस ऑक्सीजन, इनका वेट का रेशियो क्या रहना है? सेम क्या रहना है? तो दूसरा लॉ क्या कहता है बेटा कि अगर कोई केमिकल को आपने किसी भी मेथड से बनाया हो, उनका मास का रेशियो क्या रहना है? सेम। मास का रेशियो क्या रहना है? सेम। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ वेट ऑफ कंपोनेंट रिमेन सेम नो मैटर व्हाट इज द सोर्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड। आपने कंपाउंड को किससे बनाया इस बात से कोई लेना देना नहीं, उसके कंपोनेंट के मास का रेशियो क्या रहना है? सेम। मास का रेशियो क्या रहना है? सेम। अभी इसका मैं एक न्यूमेरिकल कराऊंगा थोड़ी देर में, समझ में आया क्या? अरे बोलो याद हो गया ये? तीसरा लो देखो बेटा, ये तो तुम्हारी तरह महाफर्जी है, जैसे तुम महाफर्जी ये भी महाफर्जी एकदम। हाँ ड्रॉबैक, सॉरी, उसके ड्रॉबैक में है कि आइसोटोप नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? मान लो एक तो CO2 बना बेटा कार्बन 12 वाला, एक CO2 बना बेटा कार्बन 14 वाला। कार्बन है मतलब वो आइसोटोप जिसमें कार्बन का 14 मास है। कितना मास है? तब तो बेटा एक का 12 होगा, एक का 14 हो जाएगा, मामला बदल जाएगा कि नहीं बदल जाएगा? अरे बोलो, 12 32 14 32 हो जाएगा ना भाई। एक CO2 बना जिसमें कार्बन का 12 आइसोटोप था, तो मास कितना होगा? 12 और 32। एक वाले में आइसोटोप में कितना मोलर मास है? 14। तो रेशियो बदल जाएगा नहीं बदल जाएगा? तो अगर आइसोटोप आया तो ये लो वैलिड है नहीं है? अरे बोलो, तो व्हेन आइसोटोप आर प्रेजेंट देन दिस लॉ इज नॉट एप्लीकेबल। नेक्स्ट वन लॉ ऑफ मल्टीपल फंक्शन या मल्टीपल प्रोपोर्शन। मल्टीपल है प्रोपोर्शन, ये लॉ भी डाल्टन ने दिया था। क्या दिया था? ये भी फर्जी है, ये भी क्या है? फर्जी। इसकी तो फर्जियत की कहानी है बड़ी बड़ी है। ये लॉ क्या कहता है कि H2 है, एक H2O2 है। H2O में हाइड्रोजन का मास कितना है? 2। ऑक्सीजन का कितना है? 16। H2O2 में ऑक्सीजन हाइड्रोजन कितना है? 2। ऑक्सीजन कितना है? 32। तो मुझे बताओ यहाँ पे इन दोनों के मास का रेशियो, पहले वाले में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का मास का रेशियो क्या? 16 डिवाइड बाई 2 कितना आया? 8। कितना आया? दूसरे वाले में उनके मास का रेशियो, उसके एलिमेंट का मास का रेशियो, कौन है? ऑक्सीजन और हाइड्रोजन है, उनका मास का रेशियो कितना है? 16। कितना आया? तो ये क्या हो गया? पहले वाले का रेशियो दूसरे वाले का। ये कहता है रेशियो का रेशियो सिंपल आएगा। क्या आएगा? इंटीजर आएगा। क्या आएगा? इंटीजर है ना, 1/2, 1:2, मतलब 1.5 नहीं आएगा, 1.5 है। अरे बोलो, अरे 1:1 है, ऐसे 1:1.5 ऐसे नहीं आएगा। जो रेशियो आएगा वो क्या होगा? सिंपल, एक का मतलब दूसरा दुगुना है, दूसरा क्या है? दुगुना। एक 1/3 आएगा, 1/4, 2/1 ऐसे आएगा। अरे बोलो, तो कोई लो आगे क्लियर है? लो क्या है? लो दोबारा सुनो कि एक मॉलिक्यूल है हाइड्रोजन ऑक्सीजन ये वाला है, तो इसके एलिमेंट के मास का रेशियो, इसके एलिमेंट का मास का रेशियो, उन रेशियो का रेशियो क्या आएगा? सिंपल, रेशियो का रेशियो क्या आएगा? आगे बात में इससे ऊपर वाला क्या कहता था कि अगर एक एलिमेंट अलग अलग रिएक्शन में बनता है तो उसका मास रेशियो क्या रहना है? सेम। ये दिस लॉ में क्या है कि एक CO2 अगर अलग अलग रिएक्शन में बना है तो उनका मास रेशियो क्या रहना है? सेम। ये क्या कहता है कि इसमें मास वही नहीं कि दो अलग अलग मॉलिक्यूल है, उनका मास रेशियो क्या रहना है? सेम। अब अगर ये क्वेश्चन आए कि ये लॉ कहां कहां वैलिड है, कहां कहां, तो इसकी नोटिंग कहां कहां पे वैलिड है, तो इसकी नोट ये लो आपसे मतलब 4 ऑप्शन दे दे कि वैलिड है कि नहीं है, हर फॉर्मूले में वैलिड है कि नहीं। तो आपको देखना सारे एटम कॉमन होने चाहिए। सारे एटम क्या होने चाहिए? कॉमन। सारे एटम कॉमन होने चाहिए। और उसके बाद में एक एटम क्या होना चाहिए? इंटीजर में एक एटम कॉपी टू अनदर, मतलब क्या हो गया? जैसे एक इंटीजर में बढ़ना चाहिए, क्या बढ़ना चाहिए इंटीजर में? जैसे हमने देखा एक H2 है, दूसरा H2O2 है, क्या दोनों में हाइड्रोजन एटम सेम है? हाइड्रोजन ऑक्सीजन, हाइड्रोजन ऑक्सीजन। फिर एक देखो इंक्रीज हुआ, O से क्या हो गया? O2 क्या हो गया? अरे बोलो, अरे समझ में आया क्या? दूसरा वाला क्या बढ़ना चाहिए? इंटीजर में बढ़ना चाहिए। इंटीजर में आगे समझ में, जैसे देखो इन विच ऑफ दिस लॉ इज नॉट एप्लीकेबल, इनमें से किस पे लॉ वैलिड नहीं है? तो देखो इसमें देखो दोनों एटम सेम है, एक एटम इंटीजर में बढ़ा है तो रेशियो भी इंटीजर में बढ़ेगा। इसमें देखो बेटा दोनों एटम सेम, एक इंटीजर में बढ़ा है तो रेशियो भी इंटीजर में बढ़ेगा। इसमें सेम ही, क्या समझ में आया क्या? अब अपन इनके क्वेश्चन करते हैं। क्या करते हैं? क्वेश्चन। क्वेश्चन देखो, देखो बेटा यहाँ पे क्वेश्चन आएगा अपने पास में
एक क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को ध्यान समझो। कहता है 6.3 ग्राम अपने पास क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट है। ये सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, तुम्हें नाम ना याद हो तो भी कोई दिक्कत नहीं। कहता है ये चीज है, ये इससे रिएक्शन करती है, क्या करती है, और रिएक्शन करके प्रोडक्ट बनाती है, क्या बनाती है। इसमें से ये 6.3 ग्राम था, कितना 6.3 ग्राम, ये कितना है 15 ग्राम, कितना है। इससे रिएक्शन होती है और रिएक्शन होने के बाद जो टोटल अमाउंट बच गया, रेजिड्यू का मतलब होता है बचा अमाउंट, क्या होता है, रिएक्टेंट प्रोडक्ट इन सब का जो टोटल बचा हुआ अमाउंट है रिएक्शन होने के बाद, वो 18 ग्राम है। कितना है बेटा, कितना ग्राम है, 18। बोले इसमें कोई दिक्कत है, दिक्कत मुझे थोड़ी नहीं, और क्या। तो डब्ल्यू फाइनल कितना दिया हुआ है बेटा अपने को, 18 ग्राम, कितना दिया हुआ है। लेकिन वो कह रहा है व्हाट इज द मास ऑफ CO2 रिलीज, CO2 मतलब CO2 यहाँ पे नहीं, इस रिएक्शन होने के बाद रिलीज होने का मतलब CO2 यहाँ से चली गई थी। मतलब ये जब रिएक्शन हुई तो इसमें से एक गैस चली गई थी, CO2, क्या चली गई थी, उसका वजन पूछा, उसका क्या पूछा है। लेकिन उसने कहा है कि शुरुआत में ये 6.3 ग्राम या 15 ग्राम था, रिएक्शन करने के बाद 18 बचा हुआ है। तो बचा हुआ है इसका मतलब CO2 तो यहाँ है ही नहीं, रिलीज हो गया इसका मतलब CO2 तो यहाँ है ही। अब मुझे बताओ कि पहले कितना मास लिया था मैंने, 21.3 ग्राम, कितना लिया था, कितना मास लिया था, उसमें से 18 ग्राम बचा हुआ है, 18 ग्राम है। तो CO2 का मास कितना है, 3.3 ग्राम। यही तो है मास ऑफ कंजर्वेशन, हमें कुछ करने की जरूरत है, तो ये फिर भी थोड़ा काम का मास किलो है, आ रही समझ में। हमें रिएक्शन पर, वरना हमें वो करना पड़ता, बाबूलाल मेथड लगा के मोल निकालने पड़ते CO2 के, कौन लिमिटिंग करने की जरूरत है। हमें आराम से देखा कि ये रिएक्शन हुई, तो पहले 21.3 ग्राम मोल आपस में अमाउंट था, उनमें से 18 बचा हुआ है, CO2 चली गई, मतलब रेजिड्यू मतलब बचा हुआ, तो CO2 जाने के बाद 18 बचा हुआ है। तो इसका मतलब हमने रिएक्शन 21.3 ग्राम की कराई थी, 18 बचा हुआ है, तो CO2 का मास अपने आप ही क्या हो गया, 3.3 ग्राम। क्या समझ में आया क्या ये क्वेश्चन, अरे बोलो, ऐसे लिखना है, ऐसे ही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन है पूरा का पूरा। इस क्वेश्चन में ये क्या कहता है, दोनों सुन लो ध्यान से। ये कहता है इन केस ऑफ 1.75 ग्राम मेटल वाज डिसॉल्व्ड इन नाइट्रिक एसिड, मेटल वाज डिसॉल्व्ड इन एंड इग्निशिएट रेजिडुअल कॉपर नाइट्रेट यील्ड 2.19 ग्राम कॉपर ऑक्साइड। देखो इस क्वेश्चन में आपको कुछ नहीं है, सिंपल से मैं लास्ट में बोलूं, आपको इसमें डिफाइंड कॉम्पोजिशन वाला लॉ है वो प्रूव करना है, सेकंड लॉ। डेफिनेट कॉम्पोजिशन वाला लॉ क्या कहता है बेटा, मास का रेशियो क्या रहने वाला है, सेम, चाहे किसी से बना लो। चाहे ये शुरुआत में कहता है कॉपर लिया, क्या लिया बेटा, कॉपर। इस कॉपर का वजन दिया हुआ है बेटा 1.75, क्या दिया, 1. इस कॉपर में पता नहीं ना जाने क्या क्या करवाया, ना जाने, और इस ना जाने क्या क्या करवा के कॉपर ऑक्साइड बनाया, क्या बनाया, और जो कॉपर ऑक्साइड बनाया उसका वजन है 2.19 ग्राम, कितना है, ये पूरे कॉपर ऑक्साइड का वजन है। तो मुझे पता है कॉपर का वजन तो वही रहने वाला है, क्योंकि मास तो कहीं जाता, तो जो टोटल वजन है, तो इसमें से मुझे पता है कॉपर का वजन प्लस ऑक्सीजन का वजन दोनों का सम है बताइए, अरे बोलो भाई, 2.19 टोटल, उसमें तो कॉपर और ऑक्सीजन का सम है। कॉपर का तो मैं पहले ही जानता हूं, कॉपर का तो मैं पहले ही, कितना है कॉपर का वजन बेटा, 1. बताओ ऑक्सीजन का वजन कितना है, उसमें से माइनस करो बेटा, 2.19 में से 1.75 कितना आ रहा है, 0.44। अब बताओ कितनी बार काटेगा इसको, देखो 3 से मल्टीप्लाई करो, 4 से करो, 4 से करो तो आएगा 176, क्या आएगा, और ये तो 175 है, इसका मतलब 4 से हल्का सा कम, हल्का सा, तो अपन 3.9 कर देते हैं, कितना कहते हैं, 3. तो मतलब यहाँ पे कॉपर और ऑक्सीजन का वेट का रेशियो कितना, 3.9। तो अगर मैं किसी और मेथड से बनाऊं, किसी और कोई और जो मेथड है उसमें वो कहता है कि अब की बार फिर से कॉपर लिया, फिर से क्या लिया उसको, उस बार अब की बार कॉपर का वजन कितना लिया है बेटा, 1.14, कितना लिया है, और न जाने क्या क्या किया और कॉपर ऑक्साइड बनाया, क्या बनाया, और जो कॉपर ऑक्साइड बना वो 1.43 ग्राम में, कितना, 1. अरे बोलो, अब हमें प्रूव करना है कि इसमें भी डेफिनेट प्रोपोर्शन रहना चाहिए, तो हमने कहा ठीक है, तो वापस से कॉपर का वजन कितना दिया हुआ है बेटा, और कॉपर का वजन तो दिया हुआ है कितना, 1.14। ऑक्सीजन का वजन कितना है बेटा, ये तो दोनों का सम है ना, कॉपर ऑक्सीजन का,
0.829। इस 0.29 को अगर आप ध्यान से देखो, 4 से मल्टीप्लाई करो, कितना आ रहा है? 1616 आ रहा है। और ये क्या है? 114। क्या है बेटा? मतलब ये भी 3.9 के राउंड राउंड जाएगा। अरे बोलो, तो क्या ये बात प्रूफ हुई कि नहीं हुई? कि यहाँ पे भाई देखो, जो कॉपर, जब मैंने अलग अलग वेट कॉपर के लिया, कॉपर का वेट शुरुआत में अलग लिया, रिएक्शन अलग हुई, कॉपर ऑक्साइड का मास अलग बना, लेकिन रेशियो क्या रहा? सेम। रेशियो क्या रहा? सेम। फिर से अलग कॉपर का मास लिया, रिएक्शन में एकदम अलग तरीके से करवाई, फिर कॉपर ऑक्साइड बना, अलग मास बना, लेकिन रेशियो क्या रहा? सेम। रेशियो क्या रहा? तो अगली बार कह रहा है कि फिर से कॉपर लिया, फिर से क्या लिया? कॉपर का वजन अब की बार कितना लिया है? 1.46। कितना लिया है? और न जाने क्या क्या किया, और क्या बना बेटा? 1.83 कॉपर ऑक्साइड। 1.83। तो बताओ, वेट ऑफ कॉपर अपॉन वेट ऑफ ऑक्सीजन कितना आएगा? 1.46। नीचे मास कितना? 0.3। और ये भी अप्रोक्स अप्रोक्स कितना आएगा? 3। अगर आपसे कभी कोई क्वेश्चन देके पूछे कि इसमें ये कंपोजिशन वाला फॉर्मूला प्रूव करो कि मास क्या होता है, डिफाइन कंपोजिशन वाला फॉर्मूला वगैरह है, तो आपको कुछ नहीं करना, वो जो लिखे तो उसमें आपको लिखना है, कॉपर भी लिखना है, फॉलो द रिएक्शन स्टेप एंड फॉर्म कॉपर ऑक्साइड, और उसके बाद में कॉपर और ऑक्सीजन का वेट का रेशियो ले लिया। ऐसे अलग कोई केमिकल आएगा उसका दे देगा। अरे बोला, समझ में आ गया? इस तरह से क्या प्रूव किया जाता है? डेफिनेट प्रोपोर्शन। क्या प्रूव किया जाता है? क्या समझ में आया बेटा? कैसे प्रूव करना है कि सर इसमें कोई ज्यादा सोचने की जरूरत है? आपको क्वेश्चन में जो लिखा है तो आप ऐसे लिख दो, फॉलो द स्टेप एंड फॉर्म कॉपर ऑक्साइड। तो अलग कंपाउंड होता अलग लेगा, उसमें से जो एलिमेंट है कॉपर और ऑक्सीजन है, तो उन दोनों का रेशियो ले लो। अगली बार कॉपर और ऑक्सीजन का, अगली बार जितने बोला जितनी बार कर लो, सेम ही आएगा। क्या आएगा? सम का क्या? चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से। थ्री ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन, थ्री ऑक्साइड ऑफ contain 63.6%, 46.7%, 30.4% nitrogen respectively, so that these figure illustrate the law of multiple proportion। मल्टीपल कौन सा? वो डाल्टन वाला। कौन सा है? तो देखो, वो कहता है कि एक बार आपका नाइट्रोजन ऑक्साइड है, नाइट्रोजन ऑक्साइड, दूसरी बार भी नाइट्रोजन ऑक्साइड, तीसरी बार भी नाइट्रोजन है, तो जो पहली बार नाइट्रोजन है वो 63% है, तो 63.6% उसका मास हुआ। नाइट्रोजन ऑक्साइड में से 63.6% उसका मास है, तो बचा हुआ मास किसका है? ऑक्सीजन का। किसका है? बताओ, ऑक्सीजन का मास कितना है? अरे बोलो, ऑक्सीजन का मास कितना है? 36.4। 36.4। अरे बोलो। अगली बार फिर से नाइट्रोजन का मास कितना दिया हुआ है? 46.7। अरे बोलो, तो ऑक्सीजन का मास कितना दिया हुआ है? 53.3 आएगा जानवर। अगली बार नाइट्रोजन अपॉन ऑक्सीजन, नाइट्रोजन कितना है? 30.4%। कितना है? तो नाइट्रोजन 30.4 है, तो ऑक्सीजन कितना हुआ? कि सर आपने यही क्यों लिया? उसने बोला है नाइट्रोजन का ऑक्साइड है, तो एक नाइट्रोजन एक ऑक्सीजन है, पता नहीं फॉर्मूला क्या है। अब इनका मास का रेशियो आ गया, इनके मास का रेशियो आ गया, तो मैंने इसको बोला, इस मास रेशियो को बोला ए। क्या बोला? इसको बोला बी। तो अगर मैं ए अपॉन बी का रेशियो लू, ए अपॉन ए, तो वो क्या आना चाहिए? इंटीजर। क्या आना चाहिए? 63.6 डिवाइडेड बाई 36.4 डिवाइडेड बाई 46.7 डिवाइडेड बाई 53.3। ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, 36.6 इंटू 53.3, 36.4 डिवाइडेड बाई 46.7। घर पे करना, नियर बाई आएगा 2। कितना आएगा? तो इंटीजर आया। और अगर मैं इसका रेशियो और इसका रेशियो लू, इसको सी बोल देता हूं, तो ए और सी का रेशियो भी क्या आएगा? इंटीजर। बी अपॉन सी का रेशियो भी क्या आएगा? और ये क्या हो गया? प्रूफ। क्या हो गया? समझ में आया क्या? ये सिर्फ सब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है, इनका कोई ऑब्जेक्टिव बनता? ये बात समझ में आई? अरे बोलो, पक्का? क्वेश्चन नंबर 16 देखो, ये लो मैं तुम्हें पढ़ाया नहीं, फिर भी तुम्हें जानते हो इस लो को। ये कहता है बेटा वॉल्यूम का। किसका लो कहता है? डेफिनेट वॉल्यूम का। कि अब आपको मैंने सिखाया था कि अगर आपको मैंने मोल में सिखाया था, अगर वॉल्यूम देके किसी की वॉल्यूम पूछे तो क्या बाबूलाल मेथड लगा दोगे? वही ये बेटा क्वेश्चन कहता है
कि नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन रिएक्शन करके बनाता है अमोनिया, क्या बनाता है? तो 2NH3 3H2। ये कहता है ये 10 लीटर था, ये 30 लीटर था, प्रूव करो ये 20 लीटर बनेगा। करो प्रूफ, 20 लीटर बनेगा क्या? क्योंकि हमें पता है किसी से निकाल लो, बाबूलाल 10 ही आएगा। बाबूलाल 10 तो 2 × 2 कितना हो गया? 20। समझ में आया क्या? अरे बोलो। नेक्स्ट हेडिंग लगाओ बेटा, कॉपी में लिखो, क्योंकि वो नोट्स में नहीं लिखा, मैं बोल के लिखाऊंगा। लिखो एवोगैड्रो लो। एवोगैड्रो लो। एवोगैड्रो वही जो पहली क्लास में सिखाया था मोल कंसेप्ट में, जिसने एवोगैड्रो दिया था। एवोगैड्रो लो लिख लिया सबने। एवोगैड्रो ने क्या कहा था, सुन लो ध्यान से, कि कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। लिखो एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। एक कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, सेम वॉल्यूम ऑफ गैस, सेम वॉल्यूम ऑफ गैस हैव, सेम वॉल्यूम ऑफ गैस हैव सेम मोल, सेम वॉल्यूम ऑफ गैस हैव सेम मोल। ये एवोगैड्रो ने कहा था। किसने कहा था? कि मोल सेम होंगे। कोई इसको प्रूव कर सकता है तुम में से? इस लॉ को प्रूव कर सकते हो क्या? अरे बोलो। बहुत आसान है जानवरों। मैंने कहा एसटीपी पर है, क्या है बेटा? अगर मैं एसटीपी ले रहा हूं इसका मतलब टेम्परेचर प्रेशर सेम है। मैंने कहा एक गैस है ऑक्सीजन, जिसके 22.4 लीटर ऑक्सीजन है, क्या है बेटा? 22.4 लीटर नाइट्रोजन है और 22.4 लीटर हीलियम है, क्या है बेटा? और नाइट्रोजन की जगह मैं CO2 ले लेता हूँ। क्या ले लेता हूँ? तीन अलग अलग तरह की गैस लिए मैंने। एक 2 एटम की गैस है, एक 3 एटम की गैस और एक एटम की गैस है। अरे बोलो। और सब में एसटीपी लिया है। क्या लिया है? पहले वाले का एसटीपी में मोल निकालो, कितना आ रहा है? 1 आ रहा है, क्योंकि 22 पॉइंट, एक सेकंड, ओल्ड एसटीपी करो इसको, ओल्ड एसटीपी करो। क्या करो बेटा? ओल्ड एसटीपी मतलब 22.4। तो बेटा मोल निकालने का तरीका क्या? 22.4 से डिवाइड करोगे तो पहले वाले को डिवाइड करो कितना आएगा? 1। दूसरे वाले को करो कितना आएगा? 1। तीसरे वाले को करो। क्यों? क्योंकि सेम सेम ही चीज से तो डिवाइड करेंगे। अगर वॉल्यूम सेम है तो सेम चीज से डिवाइड करेंगे, सेम टेम्परेचर प्रेशर पे। तो मोल तो सेम आना है या ना? मोल तो सेम आना ही। जैसे मैं अगर नेक्स्ट कंडीशन लू, नई वाली एसटीपी लू, मैंने 22.7 लीटर नाइट्रोजन लिया, 22.7 लीटर H2O गैस लिया। अब बताओ दोनों में से किसके मोल भरा? क्या दोनों के मोल बराबर आएंगे? क्योंकि इसमें 22.7 से इसमें 22.7 से डिवाइड करूंगा। अरे बोलो। लेकिन अगर मैं एक एसटीपी वाला लूं और एक एनटीपी वाला लूं तो जरूरी नहीं उनके मोल सेम आए, अलग अलग वॉल्यूम पर सेम आ रहा है। भाई ओल्ड एसटीपी पे तो 22.4 पे एक मोल आ गया था और नई एसटीपी पे 22.7 पर भी एक मोल है आया है। तो अगर टेम्परेचर प्रेशर अलग हुआ तो अलग वॉल्यूम पर सेम मोल आ सकते हैं, अलग वॉल्यूम पर अलग मोल भी आ सकते हैं। लेकिन टेम्परेचर प्रेशर सेम है तो सेम वॉल्यूम पर सेम ही मोल आएगा, क्योंकि डिवाइड तो सेम से करते हैं। तो ये लो तो पढ़ा हुआ है कि नहीं पढ़ा हुआ? इसे एवोगैड्रो लॉ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ये बात एवोगैड्रो ने कही तो लोगों ने मानी नहीं। लोगों ने मानी, वो मर गया, उसके 50 साल बाद मानी। बात तो सही कह रहा था बेचारे ने। अरे बोलो। ये आपका मोल कंसेप्ट क्या हुआ? खत्म। अब तुम बैठे बैठे उतारोगे। ये उतार लो पहले एवोगैड्रो में, और फिर ऊपर वाला में तुम्हें अभी देता हूँ टाइम। हाँ जी।